स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट में। ये चैनल स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो आज झारखंड में एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ और एक भरोसे के साथ आज भी बैठा हुआ है कि आज न कल हम झारखंड में शिक्षक बनेंगे। और वो शिक्षक कब? जब आप झारखंड पात्रता परीक्षा पास करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आप तो अवगत ही होंगे कि नोटिफिकेशन तो हमारे सामने आ ही चुकी है। अब बस बात किसकी है? तो तैयारी की। अब हम लोग को तैयारी इस कदर करना है कि आने वाले महीनों में जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, जब तैयारी अच्छे से करेंगे, तब हम झारखंड पात्रता परीक्षा में पास करेंगे और फिर एक सपने को सच में बदलने की कोशिश करेंगे। एक सपना जो जब बीएड डीएलएड कर रहे थे शिक्षक बनने का, वो सपना तभी साकार हो सकता है जब आप झारखंड पात्रता परीक्षा सबसे पहले पास करेंगे। और इस पात्रता परीक्षा में पास करने के लिए आपको खोटा में कम से कम 30 में से 30 मार्क्स लाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, टोटल आपको भी पता होगा कि हम लोग झारखंड पात्रता परीक्षा में सबसे पहले सीडीपी है, फिर आपका खोटा है, फिर आपका अपना सब्जेक्ट है, फिर आपका हिंदी है, फिर आपका संस्कृत है। और सबों में 100 में 100 कर पाना मुश्किल है। इसलिए आपको जो सब्जेक्ट में आप 100 में 100% कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें खोटा, सीडीपी और बाकी आप अपना सब्जेक्ट, इसमें आप अच्छे से जब करेंगे, तो बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो उसी उम्मीद और उसी विश्वास के साथ में आज हम आपके सामने आए हैं, एक खोटा का बेहतरीन बैच लेकर, जो कि हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि ये खोटा में पूरा फ्री रहेगा आपके लिए, आप लोग के लिए। क्यों? क्योंकि आज भी लोग देखेंगे झारखंड में सिर्फ खोटा के लिए बड़े-बड़े बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी प्रशिक्षु हैं जो आज उसके लायक भी नहीं है कि वो बैच परचेज़ करके वो खोटा पढ़ पाए। तो उसी के लिए हम आपके सामने खोटा का फ्री यूट्यूब कैप्सूल बैच लेकर आए। एक बैच का नाम ही है फ्री यूट्यूब कैप्सूल बैच, जिसमें आप लोगों को सब कुछ फ्री पढ़ाया जाएगा। टोटल खोटा का जितना भी थ्योरी है, आपका सब्जेक्टिव है, साथ में ऑब्जेक्टिव है, सारा फ्री करवाया जाएगा। साथ में पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज दूसरी क्लास में आपके सामने हाजिर हुए हैं। और दूसरी क्लास क्या चीज़ लेकर? तो झारखंड के साहित्यकार का संक्षिप्त इतिहास को लेकर, जो कि हेडलाइन में भी देख रहे होंगे। चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम आगे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काल रचनाकार की। संक्षिप्त इतिहास में ही बात करेंगे कि अलग झारखंड में खोटा में अलग-अलग काल में अलग-अलग रचनाकार आए और उनकी कृति अलग-अलग थी। हर काल में खोटा साहित्यकार के द्वारा अलग-अलग रचना रचना रची गई और उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके सामने क्या है? आदिकाल। कितना ध्यान से देखिए कि कौन-कौन सी रचनाकार हुई थी। समझे? सबसे पहले काल रचना, सबसे पहले क्या? आदिकाल, ठीक ना? ये आदिकाल की शुरुआत कब हुई थी? 1750 से लेकर 1800 ईस्वी तक, ये याद रखेंगे। दूसरी हम बात करेंगे मध्यकाल। मध्यकाल की रचना कब हुई थी? 1800 से लेकर 1947 तक। तीसरी हम बात करेंगे नवयुग काल। नवयुग काल की शुरुआत कब हुई थी? 1947 से लेकर 1975 ईस्वी तक। जब हम बात करेंगे पुनर्जागरण काल, तो पुनर्जागरण काल की शुरुआत हुई थी 1975 से लेकर 2000 ईस्वी तक। और जब हम बात करेंगे आधुनिक काल, जिसकी शुरुआत ही हुई थी 2000 ईस्वी से लेकर अब तक। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब हम काल रचनाकार की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या? ये आदिकाल, फिर उसके बाद क्या? मध्यकाल, उसके बाद क्या? नवयुग काल, उसके बाद क्या? पुनर्जागरण काल, उसके बाद क्या? आपका आधुनिक काल। ये पांचों काल आपको याद रखना है और इस पांचों काल में अलग-अलग कवि आपके सामने आए थे और सबका जो-जो वो रचे थे उनके बारे में हमको जानना है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके सामने यादिकाल। यादिकाल सबसे पहले बात करेंगे क्या? आदिकाल, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1750, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1750 से लेकर 1800 ईस्वी तक। और इनके प्रमुख रचनाकारों में से एक जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं न कहीं हर एक झारखंड के हर एक एग्ज़ाम में ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है खोटा में। तो इतना आप उम्मीद लगा के चलिए कि आपके सामने जब खोटा पात्र झारखंड में जब झारखंड पात्रता परीक्षा हो, तो खोटा में एक यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिले। ये उम्मीद लगा के चलिए। ध्यान देंगे, जब हम बात करेंगे आदिकाल, तो ये आदिकाल की शुरुआत 1750 से लेकर 1800 तक ईस्वी तक हुई थी। इसके जो प्रमुख रचनाकार थे, नाम क्या था? राजा दलील सिंह था, जिनकी प्रमुख कृति क्या थी? शिवसागर। जिनकी प्रमुख कृति क्या थी? शिवसागर। राजा दलील सिंह क्या थे? तो रामगढ़ के राजा थे। रामगढ़ के प्रमुख राजाओं में से एक थे कौन? तो राजा दलील सिंह। और राजा दलील सिंह के पुत्र का नाम, राजा दलील सिंह के पुत्र कौन थे? तो रुद्र सिंह थे। कौन थे? तो रुद्र सिंह। ये क्या थे? ये पुत्र थे। पुत्र किनके? तो राजा दलील सिंह के। ठीक, याद रखेंगे। दूसरा शिवसागर। शिवसागर की रचना किसने किया था? किनके द्वारा हुआ था? तो ये राजा दलील सिंह के द्वारा। और ये शिवसागर क्या है? तो प्रबंध काव्य। याद रखेंगे, शिवसागर क्या है? प्रबंध काव्य है। इसकी पृष्ठों की संख्या कितनी है? 700 पृष्ठ है और कितने दोहे हैं? 12,000 दोहे हैं। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोविंद लीलामृत। गोविंद लीलामृत किनकी रचना है? तो ये भी आपका राजा दलील सिंह की है। गोविंद लीलामृत और शिवसागर, ये दो रचना किनकी है? तो राजा दलील सिंह की। नेक्स्ट हम बात करेंगे रुद्र सिंह। रुद्र सिंह कौन थे? तो रुद्र सिंह राजा दलील सिंह के पुत्र थे, जिनकी रचना क्या है? ज्ञान सुधाकर। फिर तीसरी हम बात करेंगे क्या? तीसरी हम बात करेंगे पदमदास। पदमदास किनकी रचना है? पदमदास की रचना क्या है? तो काव्य मंजरी। पदमदास की रचना क्या है?
काव्य मंजरी, और एक क्या थे तो रामगढ़ के राजकवि। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि रामगढ़ के राजकवि कौन थे, तो रामगढ़ के राजकवि कौन थे आपका, तो पद्मदास थे। उसके बाद चौथा बात करेंगे हम बेस हॉलमार्क। बेस हॉलमार्क इनकी कृति क्या है, बाइबल का अनुवाद, बाइबल का अनुवाद याद रखेंगे। तो बाइबल का अनुवाद इनकी कृति एक किसने लिखा था, इनके रचनाकार कौन है, तो बेस हॉलमार्क है। और ध्यान देंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस काल की मुख्य प्रवृत्ति क्या थी, जब रचना रची जा रही थी तो उसकी मुख्य प्रवृत्ति क्या थी, तो ध्यान देंगे मुख्य प्रवृत्ति क्या थी, तो प्रबंधात्मकता ये, और साथ में क्या, भक्ति भावना, ये दो चीज याद रखेंगे। तो इतना हो गया। इंपॉर्टेंट यहाँ से बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्या आपके सामने, सबसे पहले आदिकाल की शुरुआत कब हुई थी, तो 1750 से लेकर 1800 ईस्वी तक। इनके प्रमुख साहित्यकार कौन थे, तो राजा दलील सिंह थे, जो रामगढ़ के प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे, ठीक है ना। दूसरा, इनकी रचना क्या थी, तो शिव सागर थी, जो कि क्या थी, तो एक प्रबंध काव्य थी, जिनमें 700 पृष्ठों की संख्या 700 थी। पृष्ठों की संख्या कितनी थी, 700 थे। पृष्ठों की संख्या कितनी थी, 700 थी। और दोहे की संख्या कितनी थी, 12,000 थी। तो ये भी याद रखना है आपको, ये और ये बहुत ज्यादा भी आई है। दूसरा, रुद्र सिंह, जो कि कौन थे, राजा दलील सिंह के पुत्र थे, जिनकी रचना क्या थी, तो ज्ञान सुधाकर। तीसरा, पद्मदास, जो क्या लिखे थे, काव्य मंजरी लिखे थे, और पद्मदास को क्या बोला जाता है, रामगढ़ के राजकवि बोला जाता है। जब हम चौथा बात करेंगे, बेस हॉलमार्क, जो क्या लिखे थे, तो बाइबल का अनुवाद, बाइबल का अनुवाद। ये नेक्स्ट देखिए क्या है, मस्त ऑब्जेक्टिव है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। आप जो पहले चीजें पढ़ रही है, आप उनको यहाँ देखें, ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होगी। सबसे पहले ऑप्शन यही, क्वेश्चन आपके सामने यही है। पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित थे। क्वेश्चन भैया आदिकाल से, सिंपल सा। अभी हम क्या सुने थे, आदिकाल में कौन थे, तो पद्मदास थे, राजा दलील सिंह थे, बेस हॉलमार्क थे। तो इसमें क्या जाएगा, उपयुक्त में से सभी, सिंपल सा। इसमें बताइए एक और कौन सा, पद्मदास हो गया, राजा दलील सिंह हो गया, बेस हॉलमार्क, एक और क्या बच गया आपका, तो रुद्र सिंह। क्या हो गया आपका, रुद्र सिंह, जो कौन थे ये, तो राजा दलील सिंह के पुत्र थे, राजा दलील सिंह के पुत्र। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद लीलामृत किनकी रचना है। सिंपल सा पढ़े थे, गोविंद लीलामृत किनकी रचना है, तो गोविंद लीलामृत किनकी रचना है, जल्दी बताइए। पद्मदास, राजा दलील सिंह, बेस हॉलमार्क, रुद्र सिंह। तो किनकी रचना है, राजा दलील सिंह जी। राजा दलील सिंह की दो रचना, गोविंद लीलामृत, और क्या है आपका, क्या आपका जल्दी बताइए। एक आपका क्या है, गोविंद लीलामृत, और दूसरा क्या है, रुद्र सागर। नेक्स्ट, प्रबंधात्मकता और भक्ति भावना एक किनकी मुख्य कृति है, प्रबंधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधात्मकता और भक्ति भावना एक किनकी मुख्य प्रवृत्ति है। ध्यान देंगे एक कौन सा काल की है, तो ये आप याद रखेंगे, ये आदिकाल की, ठीक, आदिकाल की। मध्यकाल की क्या है, मध्यकाल की गीतात्मकता है, गीतात्मकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या है, मध्यकाल। तो आपका आदिकाल पढ़ चुके हैं, आदिकाल में क्या पढ़े, सबसे पहले प्रमुख साहित्यकार, तो उनके क्या देखें, ऑब्जेक्टिव देखें। अब हम बात करेंगे मध्यकाल। जब मध्यकाल की स्टार्ट करेंगे, मध्यकाल की जब शुरुआत करेंगे, तो मध्यकाल की शुरुआत होती है 1800 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। मध्यकाल की शुरुआत होती है 1800 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, और इनके प्रमुख साहित्यकार जो थे, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल थे। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि व्याकुल एक इनका उपनाम है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा का है। इनका है भुवनेश्वर दत्त शर्मा। हम बात करेंगे छोटा नागपुर, किसी बात में छोटा नागपुर, साथ में किसकी बात करेंगे, हिंदू, साथ में हिंदुस्तान। सबसे पहले आपके सामने क्या आएगा, कलमीय व्याकुल, दूसरा तराणीय व्याकुल, तीसरा कर्मवीर, कर्म से वीर कौन है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। सफर का साथी। उसके बाद नहीं कहा जाता है कि अगर जब मंजिल आपको पानी हो, और जब उस मंजिल को पाने के लिए आपको सफर करने हो, और जब दोस्त लोग मिले, तो सफर का मजा ही कुछ अलग होता है। तो बस वो याद रखेंगे कि सफर का साथी एक कौन, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। साथ में हिंदू और हिंदुस्तान कौन, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। साथ में अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मादल ध्वनि मधुर ताल, ये याद रखेंगे, मादल ध्वनि मधुर ताल। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, प्रमुख गीतकार। ये तो प्रमुख साहित्यकार हो गया आपका क्या, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, जिनकी कृति क्या है, तराने व्याकुल, उसके बाद कलामीय व्याकुल, उसके बाद हिंदुस्तान, कर्मवीर, सफर का साथी, और मादल ध्वनि मधुर ताल। हम बात करेंगे प्रमुख गीतकार। सबसे पहले हांडीराम, सबसे पहले क्या, हांडीराम, ये क्या है, गीतकार है। दूसरा बात करें क्या, रुतवा गुड़ायत। तीसरा बात करें क्या, श्याम सुंदर महता। चौथा बात करें क्या, जीतूलाल शर्मा। उसके बाद चामुक कुमार, उसके बाद क्या, भोग प्रीता। हांडीराम, रुतवा गुड़ायत, श्याम सुंदर महता, जीतूलाल शर्मा, चामुक कुमार और भोग प्रीता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट आती है कि मध्यकाल के प्रमुख गीतकारों में से कौन है।
4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपके प्रमुख साहित्यकार दिए जाएंगे और 3 आपके ए दिए जाएंगे। तो इनको आप एक करके याद कर लेंगे। साथ में मुख्य प्रवृत्ति बताए थे, क्या इनका मुख्य प्रवृत्ति क्या है? गीतात्मकता है, यानी इसमें बहुत ज्यादा गीत गाया जाता था। इस कारण से गीतकार कौन है? हंडीराम है, रुतवा गुड़ाए थे, श्याम सुंदर मेहता है, जीतूलाल शर्मा है, चाम कुमार है और साथ में भवप्रीत है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन क्या है? मध्यकाल से भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल किस काल के प्रमुख कवि थे? किस काल के प्रमुख रचनाकार लागे? किस काल के प्रमुख रचनाकार लागे? तो बताइए आदिकाल कौन थे? आदिकाल कौन थे? तो राजा दलील सिंह थे। कौन थे? तो पदम दास थे। कौन थे? रुद्र सिंह थे। कौन थे? बेसहॉलमार्क। ये किनकी, कौन काल के? तो आदिकाल के। लेकिन जब हम बात करेंगे मध्यकाल के, तो मध्यकाल में कौन थे आपका? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्यकाल के भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। नेक्स्ट, कौन सा रचनाकार मध्यकाल के नाय लागे? अब ध्यान दीजिए, यही है खोटा। यही है क्या? खोटा। नाय लागे, ना लागे, नाय लागे। कौन सा रचनाकार? तो बताइए। पहला ऑप्शन है जीतूलाल शर्मा, पढ़े थे, हाँ, ये प्रमुख गीतकारों में से एक थे मध्यकाल के। दूसरा रुतवा गुड़ाई, पढ़े थे, प्रमुख गीतकारों में से एक थे। तीसरा भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, प्रमुख साहित्यकार ही थे मध्यकाल के। लेकिन क्या नरेश नीलकमल कभी हम लोग पढ़े हैं? ये नरेश नीलकमल इसमें हम लोग नहीं पढ़े हैं, समझे? तो ये आपके सामने कौन ना लगे? तो नरेश नीलकमल ना लगे। नेक्स्ट, मध्यकाल के प्रमुख प्रवृत्ति की लागे? सिंपल सा है, जब बात होता है मध्यकाल का तो क्या हो जाएगा? गीतात्मकता। लेकिन जब बात होगी आदिकाल का तो क्या हो जाएगा? भक्ति भावना। और दूसरा क्या? प्रबंधात्मकता। ये एक इनकी, ये जो है आपके सामने भक्ति भावना प्लस प्रबंधात्मकता, ये किनकी रचना है? तो ये आदिकाल की। ठीक, नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे किसकी? नवयुग। अब हम क्या कहाँ आ जाएंगे? अब नवयुग में आ जाएंगे। कहाँ पे? नवयुग। अभी भी हम लोग आधुनिक युग में नहीं आए हुए, अभी हम लोग कहाँ जी रहे हैं? नवयुग में। जब नवयुग की बात करेंगे तो नवयुग की रचनाकाल कहाँ से कहाँ? तो आपके सामने 1947 से लेकर 1975 तक की बात करेंगे। ये इस युग में जो भी रचनाकार, जो भी रचना हुई है, उस सारे को हम लोग क्या बोलेंगे? तो नवयुग बोलेंगे। इसमें से सबसे पहला जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपके सामने कौन? श्रीनिवास पांडुरंग जी। कौन है आपके सामने? श्रीनिवास पांडुरंग जी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बरुआ अड्डा धनबाद के रहने वाले थे। पूरे खोटा के, चाहे आप भीष्म पितामह बोलेंगे, जो कि हम नेक्स्ट हम लोग आगे स्लाइड में देखने वाले हैं, आगे स्लाइड में देखेंगे कि इसको क्या कहा जाता है? खोटा के भीष्म पितामह इन्हीं को कहा जाता है। खोटा का वाल्मीकि इन्हीं को कहा जाता है। खोटा का नागार्जुन इन्हीं को कहा जाता है। और अक्षय भौरवी किन्हीं को कहा जाता है? तो श्रीनिवास पांडुरंग को ही बोला जाता है। तो श्रीनिवास पांडुरंग जी खोटा के प्रमुख रचनाकारों में से एक थे। तो ये याद रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात क्या करने वाले हैं इनकी? सबसे पहले प्रमुख रचनाकार, प्रमुख रचनाकार जो सबसे पहले, जो प्रमुख रचनाकारों में से एक, ये क्या क्या रचे थे? तो सबसे पहले दो चीज, एक प्रकाशित, जब इनकी रचना आई थी तो दो, एक जिनको प्रकाशित किया गया था और एक जिनको नहीं किया गया था। जब नहीं किया गया था तो क्या है? अभी भी अप्रकाशित है। इंपॉर्टेंट ए भी है और इंपॉर्टेंट ए भी है, आने की महत्वपूर्ण दोनों है। आज दोनों रखना है, जो प्रकाशित हुआ भी और जो प्रकाशित नहीं भी हुआ, क्वेश्चन दोनों से आने वाला है। ध्यान देंगे। पहला मेघदूत। मेघदूत क्या है आपके सामने? अनुदूत का है। मेघदूत आते हैं। मेघदूत, मेघदूत, मेघदूत किनकी कृति है? तो ये श्रीनिवास पांडुरंग जी की कृति है। एक क्या है? एक अनुदित का है, ये भी याद रखेंगे। दूसरा दूसरा उद्भासल कर। दूसरा क्या है? उद्भासल कर। खोटा का पहल नाटक, खोटा का पहल नाटक उद्भासल कर, ये किनके द्वारा रची गई थी? तो श्रीनिवास पांडुरंग जी के द्वारा। ठीक, जो कि क्या है? नाटक है। और साथ में चाबी काठी, साथ में नहीं, चाबी काठी नाटक भी किनके द्वारा रचा गया था? तो ये भी रचा गया था आपके श्रीनिवास पांडुरंग जी के द्वारा। हम बात करेंगे रामकथामृत। रामकथामृत जो कि एक खंड काव्य है। क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला है कि इनमें से खंड काव्य कौन है? इनमें से खंड काव्य कौन है? तीन आपके सामने दे दिया जाएगा, अनुदित, मेघदूत, उद्भासल कर, रामकथामृत और चाबी काठी। आपको क्या करना है? वहां पे क्या मानना है? खंड काव्य, जो कि आगे देखेंगे, प्रश्न में भी देखेंगे। नेक्स्ट, चाबी काठी जो कि नाटक है। दिव्य ज्योति जो कि क्या है? कविता संग्रह। तो दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति क्या है? कविता संग्रह है। हम बात करेंगे बाल किरण। बाल किरण क्या है? ये भी कविता संग्रह है। तो कविता संग्रह क्या क्या है? तो दिव्य ज्योति और साथ में आपके सामने बाल किरण। ये तो हो गया प्रकाशित। अप्रकाशित में क्या क्या हो जाएगा? समाधान, जो कि ये भी बहुत भी आई समाधान। ये भी क्या है? खंड काव्य, लेकिन अभी तक ये प्रकाशित नहीं हुआ है। दूसरा अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा, ये भी क्या है? खंड काव्य है। तीसरा परिजात, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, श्रीनिवास पांडुरंग जी का एकमात्र कविता संग्रह जो अभी भी अप्रकाशित है। तो क्या आपका? परिजात। तीसरा, नेक्स्ट, रक्ते भिंजल पंखा। रक्ते भिंजल पंखा क्या है आपका? ये कहानी संग्रह है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये श्रीनिवास पांडुरंग जी की प्रमुख कृति है, जो कि आपको आधी करना है, इतना रट ही जाना है किसी भी तरह से। यहाँ से एक भी ऐसा चीज नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है। सारे के सारे जो भी बताए गए हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण है।
तो आप इनको क्या करेंगे, आप इनको देखेंगे, कॉपी में लिखेंगे और फिर याद करेंगे, फिर कॉपी में लिखेंगे, फिर मन में आप दोहराएंगे, आद हुई तब ऐसे जाके याद करेंगे। खासकर उनके लिए जो आप फर्स्ट टाइम खोटा पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे, आसान नहीं है। जब हम बात करेंगे साहित्यकार, तो खोटा में सबसे जो आपके सामने बोला जाता है ना, सबसे टफ टॉपिकों में से एक क्या है, साहित्यकार। जहाँ पे आपको पढ़ने में जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लगेगा आपको कि क्या किया जाए, पढ़े या ना पढ़े। लेकिन एक चीज भी ध्यान दीजिए कि जो चीजें मुश्किल होती है वही चीजें एग्जाम में भी आती है। ये मुश्किल है, यही मुश्किल चीजें आपके एग्जाम को आसान बनाएगी। जब आप पात्रता परीक्षा देंगे तो यही मुश्किल चीजें जो आज आपको मुश्किल लग रही है, कल यही चीज आपको आसान लगेगी। तो मुश्किल दुनिया में कुछ नहीं है, मुश्किल हमारा सोच है कि अगर हम सोच लेंगे ये मुश्किल है तो सच में वो मुश्किल है, अगर हम सोच लेंगे कि नहीं ये मुश्किल नहीं है तो सच में वो मुश्किल नहीं है। तो आप ध्यान देंगे, जितने भी प्रमुख साहित्यकार है और जो उनकी कृति है वो आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इतना हो गया। अब हम लोग बात करेंगे भाई कि श्रीनिवास पांडे जी को किनके द्वारा क्या बोला गया। जैसे अभी हम देखे थे ना कि खोटा का वाल्मीकि किनको कहा जाता है, तो श्रीनिवास पांडे जी को कहा जाता है। खोटा का विश्व पितामह किन्हें कहा जाता है, तो श्रीनिवास पांडे जी को ही कहा जाता है। आगे हम देखेंगे आगे स्लाइड में। चलिए ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप यहाँ पे, इसको यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, भी आप लोग को लिखने आता होगा भी आई, तो लिख लेंगे यहाँ पे भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ध्यान देंगे, उपाधि साहित्यकार, किनके द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी। जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको भी लोग उपाधि देंगे। ये बहुत ही अच्छे, खोटा में बहुत ही अच्छे काम किए थे, इसके कारण से इन्हें साहित्यकारों के द्वारा क्या दी गई, उपाधि दी गई। ध्यान देंगे, खोटा के भीष्म पितामह और पुरोधा, खोटा के भीष्म पितामह और पुरोधा एक किनके द्वारा बोला गया था, ये विश्वनाथ दसुंधी राज के द्वारा। विश्वनाथ दसुंधी राज के द्वारा क्या बोला गया था श्रीनिवास पांडे जी को, कि खोटा के ये भीष्म पितामह है और पुरोधा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खोटा वाल्मीकि, खोटा वाल्मीकि यानी श्रीनिवास पांडे जी को खोटा वाल्मीकि कौन बोले थे, तो पंडित रामदयाल पांडे, पंडित रामदयाल पांडे। नेक्स्ट खोटा टैगोर, खोटा टैगोर श्रीनिवास पांडे जी को कौन बोले थे, तो चतुर्भुज साहू, चतुर्भुज साहू याद रखेंगे। नेक्स्ट खोटा का नागार्जुन, खोटा का नागार्जुन, खोटा का नागार्जुन एक इन्हें कौन बोले थे, तो विकल शास्त्री बोले थे, विकल शास्त्री। और ध्यान ध्यान दीजिएगा, अक्षय बोर, अक्षय बोर कौन बोले थे, तो शांति भरत। तो ये चारों चीजें ये विश्वनाथ दसुंधी राज के द्वारा क्या बोला गया था, खोटा का भीष्म पितामह और पुरोधा। हम बात करेंगे पंडित रामदयाल पांडे के द्वारा क्या बोला गया था, तो खोटा का वाल्मीकि। हम बात करेंगे खोटा का टैगोर किन्हें कहा जाता है, तो श्रीनिवास पांडे जी को कहा जाता है। लेकिन ये बात बताया किसने था, बोला किसने था, तो खोटा का खोटा टैगोर चतुर्भुज साहू। जब हम बात करेंगे खोटा का नागार्जुन, ये विकल शास्त्री के द्वारा बोला गया था। किनको, तो श्रीनिवास पांडे जी को। इतना हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं आगे, चलिए अब इस युग के दूसरे जो प्रमुख साहित्यकार थे वो कौन है, विश्वनाथ दसुंधी राज। कौन है दूसरे, पहला तो देख लें हम लोग क्या, श्रीनिवास पांडे जी, जिनको जिनकी प्रमुख कृति भी देखें और किनके द्वारा, कौन साहित्यकार के द्वारा उनका उपनाम क्या था, उपाधि दिया गया था, वो भी हम लोग देख लें। अब हम बात करेंगे विश्वनाथ दसुंधी राज का, विश्वनाथ दसुंधी राज का। सबसे पहले इनकी जो प्रमुख कृति क्या है, भगजोगनी, भगजोगनी, भगजोगनी क्या है, उपन्यास है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, भगजोगनी क्या है, उपन्यास है। दूसरा अजगर नाटक, अजगर नाटक, अजगर, अजगर क्या है, एक नाटक है। ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो विश्वनाथ दसुंधी राज के द्वारा। ढलती सांझ का सूरज, ढलती सांझ का सूरज, ढलती सांझ का सूरज, ये क्या है, एक हिंदी उपन्यास, उपन्यास नहीं हिंदी उपन्यास है। जब बात करेंगे उपन्यास का तो आपका भगजोगनी। वेदना के पंख, ये क्या है, कविता संग्रह है। वेदना के पंख, वेदना के पंख क्या है, कविता संग्रह है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुटुस और प्रास, क्या है, पुटुस और प्रास, पुटुस और प्रास ये क्या है, तो कविता संग्रह है। हम बात करेंगे घूर मुंडली बेलतर, घूर मुंडली बेलतर, ये भी आइए भी कर लेंगे। घूर मुंडली बेलतर ये क्या है, लघु कथा है। घूर मुंडली बेलतर क्या है, लघु कथा है। किनके द्वारा लिखा गया था, तो विश्वनाथ दसुंधी राज के द्वारा लिखा गया था। हम बात करेंगे माटी का पुतल, ये क्या है, कहानी संग्रह है। ये जो भी कृति है ये किनका है, विश्वनाथ दसुंधी राज का है। ध्यान देखिए किनका है, विश्वनाथ दसुंधी राज का है। सबसे पहले भगजोगनी, क्या है, भगजोगनी उपन्यास है। हम बात करेंगे अजगर, अजगर क्या है, नाटक है। हम बात करेंगे ढलती सांझ का सूरज, क्या है, हिंदी उपन्यास है। वेदना के पंख क्या है, कविता संग्रह है। पुट्टू से परास क्या है, कविता संग्रह है। घूर मुंडली बेलतर क्या है, लघु कथा है। माटी पुतल क्या है, कहानी संग्रह है। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, जो तीसरे जो प्रमुख साहित्यकार है वो क्या है, नरेश नीलकमल, जिनकी एक रचना बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। आपका क्या, फुटकर रचना है। फुटकर रचना है, फुटकर रचना है, क्या है, कविता है। फुटकर रचना है नरेश नीलकमल का एकमात्र जो बहुत ही प्रसिद्ध कविता जिसकी नाम है क्या, फुटकर रचनाएं, फुटकर रचनाएं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्वनाथ नागर। विश्वनाथ नागर ये भी महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक हैं, जिनका जिनकी प्रमुख कृति ही रांगा लाठी है, साथ में सुलग है और ख्याम तो मधुर गीत। ध्यान देंगे, जब हम बात करेंगे रांगा लाठी, रांगा लाठी ये क्या है, खोटा कविता संग्रह है। रांगा लाठी क्या है, तो आपके सामने विश्वनाथ नागर जी का, विश्वनाथ नागर जी का कविता संग्रह क्या है, रांगा लाठी है, जिसमें कुल 25-50 कविता है। हम बात करेंगे सुलग सायन, सुलग सायन जो कि एक खंड काव्य है,
जिसको 11 खंडों में विभाजित किया गया। कितने खंडों में? 11 खंडों में विभाजित किया गया। क्वेश्चन ये भी आएगा कि सुलभ साय को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो 11 खंडों में विभाजित किया गया। हम बात करेंगे ख्यामतोर मधुर गीत। ये क्या है? गीत है। ख्यामतोर मधुर गीत क्या है? गीत है। विश्वनाथ नागर का तीन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रांगा लाठी जो क्या है? एक कविता संग्रह है। हम बात करेंगे सुलभ साय, एक खंडी काव्य है। हम बात करेंगे ख्यामतोर मधुर गीत क्या है? गीत है। नेक्स्ट हम आते हैं आगे। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव। चलिए, पहला आपको भी बताया गया है, इनमें से कौन सा रचनाकार नवयुग से संबंधित है? कितना सिंपल क्वेश्चन है ना? कितना सिंपल। क्यों ये सिंपल कब लगेगा? जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़े, अब इसका ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं। हमको सरल सिंपल लगेगा है। क्यों? क्योंकि पढ़े हम लोग। इनमें से कौन सा रचनाकार नवयुग से संबंधित है? बताइए। तो नरेश निकमल पढ़े थे, दसवंती राज पढ़े थे, विश्वनाथ नागर पढ़े थे, यानी क्या है? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, खोटा साहित्यिक, खोटा साहित्यिक प्रोधा। ओ वाह, अभी तो पढ़े ही हम लोग। खोटा साहित्यिक प्रोधा पांडु जी के ककर लिखल संस्करण लागे है। यानी जो खोटा साहित्यिक प्रोधा भीष्म पितामह और प्रोधा, ये किनके द्वारा लिखा गया था? बताएंगे। तो ये किनके द्वारा? विश्वनाथ दसवंधी राज के द्वारा। नेक्स्ट, ध्यान देंगे। ये तो हो गया कि विश्वनाथ दसवंधी राज के द्वारा क्या? तो खोटा साहित्यिक प्रोधा। लेकिन आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है कि शांति भरत के द्वारा, शांति भरत के द्वारा क्या? तो बोरवा अड्डक अखय बोर, बोरवा अड्डक अखय बोर याद रखिएगा। बोरवा अड्डक अखय बोर, अखय बोर। और जब हम बात करें गोविंद महतो, गोविंद महतो, तो गोविंद महतो द्वारा क्या? उड़ गेल फुलवा रह गेल बास, उड़ गेल फुलवा रह गेल बास, रह गेल बास, रह गेल बास, याद रखेंगे। बाकी हमको पता है शिवनाथ प्रमाणिक की जो प्रमुख कृति है दामोदर प्राय, तातल हेमार, याद रखेंगे शिवनाथ प्रमाणिक का प्रमुख कृति। नेक्स्ट, पांडु जी के खोटा वाल्मीकि के कहल गेल है। बताइए, सिंपल सा सवाल है। खोटा पांडु जी के खोटा वाल्मीकि के कहल रहे थे, तो हमको पता है कौन कहे थे इसमें? तो रामदयाल पांडे जी, रामदयाल पांडे जी। श्याम सुंदर पांडे नहीं। एक ही जगह क्या कहा जाता है? मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। एक ही जगह क्या कहा जाता है? झारपात कहा जाता है। एक ही जगह का उपनाम क्या है? झारपात है। हम का बात करेंगे विनोद कुमार, विनोद कुमार का जो बहुत फेमस कृति क्या है? सोन माटी। आज भी विनोद कुमार क्या? सोन माटी, सोन माटी। दूसरा देसी की जुबान, देसी के जुबान, देसी के जुबान। ठीक, एक ही झटका पता होना चाहिए। एक ही झटका मेका मेकिना मेटामार्ट जो नाटक है आपका खोटा में, गैद पेज संग्रह किनका है? तो एक ही झाका ही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे। इनखर, इनखरा श्रीनिवास पांडे सम्मान से कहिया सम्मानित करल गेल हलै। ओ, इनखरा आने श्रीनिवास पांडे सम्मान से कहिया सम्मानित कर गेल, यानी पांडे जी को श्रीनिवास पांडे सम्मान से कहिया सम्मानित किए गए थे। तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान देंगे, ये कब? तो 1992 में, 1992 में, याद रखेंगे 1992 में। नेक्स्ट, एकड़ में कौन रचना पांडु जी के लिखा नया लगे? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा रचना है जो पांडु जी के द्वारा नहीं लिखा गया था? हमको पता है आंखें का गीत लिखा गया था, पांडु जी के द्वारा ना लिखा गया था। रक्ते भिंजल पंखा लिखा गया था। कविता पुराण, कविता पुराण मधुक जैसे भी लिखा गया था। कविता पुराण ध्यान देंगे, जब बात करेंगे कविता पुराण तो कविता पुराण एक ही झा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, झा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्ते भिंजल पंखा की, रक्ते भिंजल पंखा क्या है? तो ये अप्रकाशित कहानी संग्रह है, या प्रकाशित। खंडकाव्य सुलभ साय की रचना करके लगे। खंडिकाव्य जब हम बात करेंगे खंडिकाव्य सुलभ साय, तो सुलभ साय कौन लिखे थे? तो आपके सामने विश्वनाथ नागर जी। क्या क्या लिखे थे? तो सुलभ साय लिखे थे, सुलभ साय, श्यामपुर मधुर गीत, और एक बहुत ही ज्यादा फेमस जिनका था रांगा लाठी, जो क्या थे? कविता संग्रह, जिनमें कितने कविता थे? 50 कविता। बाकी श्रीनिवास पांडे जी का तो पढ़े हैं, विश्वनाथ नागर जी का भी पढ़े, विश्वनाथ सॉरी शिवनाथ प्रमाणिक नहीं होगा, शिवनाथ नागर नहीं, विश्वनाथ नागर, ये नहीं होगा, विश्वनाथ नागर, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा इनमें? विश्वनाथ नागर जी के द्वारा क्या था? सुलभ साय, जिसको कितने खंडों में बांटा गया था? सुलभ साय को 11 खंडों में बांटा गया था, 11 खंडों में बांटा गया था। ठीक, और जब हम बात करेंगे इनका प्रमुख जो कविता संग्रह था रांगा लाठी, जिनमें कितने कविता थे? तो 50 कविता थे। नेक्स्ट,
एकड़ में गलत जोड़ा, एकड़ में गलत जोड़ा के मिलान करा। इसमें से कौन ऐसी कृति है जो गलत जोड़ा है, ठीक ना? अब बताएंगे। सबसे पहले समाधान, सबसे पहले समाधान। ये समाधान किनके द्वारा लिखा गया था, हम तो पहले बताए थे। समाधान क्या है, अप्रकाशित है, जो कि श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया था समाधान, तो ये तो सही है। दूसरा अजगर, अजगर नाटक किनके द्वारा लिखा गया था, विश्वनाथ दसुंधी राज के द्वारा लिखा गया था, ठीक। नेक्स्ट, फुटकर रचनाएं, फुटकर रचनाएं किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये नीलकमल जी के द्वारा लिखा गया था। लेकिन जब हम बात करेंगे माटी पुतल, तो ये नागर जी के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो कौन सा नहीं है, तो माटी के पत्थर। नेक्स्ट, खोटा नागार्जुन कहल, खोटा नागार्जुन कह के पंडित जी के संबंधित कर लेके हल, यानी कि खोटा ने पंडित जी के नागार्जुन के कहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। आपके सामने एक बताया गया है, आपको बताया गया था इसके पहले, तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे। जो भी देख रहे हैं वीडियो, आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ बताया गया है, बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, ये आपके सामने होमवर्क है, जो कि आप किस में डालेंगे, ये होमवर्क है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में मिलना चाहिए, जो कि किसके लिए होमवर्क, ये आपका कमेंट सेक्शन में, एक कमेंट में डालेंगे आप लोग, कमेंट में, ठीक। नेक्स्ट, फारसी कविता ख्याम के रुबाई गजल के खोटा अनुवाद के कर लेती। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, फारसी कविता, फारसी कविता ख्याम के रुबाई गजल के खोटा अनुवाद के कर लेती। ध्यान दीजिएगा, जब भी एक क्वेश्चन आएगा, क्या पे ख्याम तुर मधुर गीत आगे ना, ख्याम तुर मधुर गीत, कौन, विश्वनाथ नागर जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास पांडे जी का हम लोग देखे थे, क्या क्या देखे थे, बहुत देखे थे, मेघदूत देखे थे हम लोग, उद्वासल कर्ण देखे थे हम लोग, चाबी काठी देखे थे हम लोग, अजनास है, तितकी है, सब किनका है, तो सब श्रीनिवास पांडे जी का है। अजीत कुमार झा का भी देखे थे हम लोग, अजीत कुमार झा का। खोटा गैतपेद संग्रह किनका है, मेका मेकिना मेटा मार किनका है, एके झा का ही है। खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण किनका है, एके झा का है। नेक्स्ट, एकड़ में कौन रचना विश्वनाथ दसुंधी राज के ना लागे, बताइए, बहुत ही सिंपल है। कौन रचना ना लागे, तो इसमें क्या, रंगालाठी, रंगालाठी किनका है, विश्वनाथ नागर जी का है। सुलभ साय किनका है, विश्वनाथ नागर जी का है। दिंडल पांता किनका है, तो विश्वनाथ नागर जी का है। तो इस सभी क्या है, इसका नहीं लगता है, विश्वनाथ दसुंधी राज के एक भी नहीं है इसमें, राज के। और एकड़ में कौन रचना विश्वनाथ दसुंधी राज के लागे है, एक भी लागे क्या, एक भी नहीं लगता है, इसमें से एक भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि रंगालाठी किनके द्वारा लिखा गया था, विश्वनाथ नागर जी के द्वारा। सुलभ साय किनके द्वारा लिखा गया था, विश्वनाथ नागर जी के द्वारा। दिंडल पांता किनके द्वारा लिखा गया था, विश्वनाथ नागर जी के द्वारा। नेक्स्ट, सॉरी, आप क्या करेंगे, जितने भी साहित्यकार अभी तक पढ़े हैं, सबको अच्छे से रिवीजन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी बताया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप इस चैनल पे बने रहें। आपको हर वो चीज़ मिलने वाला है जो आपको 30 में से 30 दिलाने की काम करने वाला है। इतना आप लोगों को उम्मीद और भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं, तो आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं मत जाइए आप। आप एक जगह बैठे रहिए, और सिर्फ बैठे ही मत रहिए, जो चीज़ आपको बताया जा रहा है, आप उसको पढ़ें। क्यों? क्योंकि पता है, आप प्रशिक्षण प्राप्त करके यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें एक भी ऐसे बच्चे नहीं है जो प्रशिक्षण प्राप्त करके नहीं आए हुए हैं। और आप प्रशिक्षण प्राप्त करके अगर आप यहाँ ये झारखंड पात्रता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर शिक्षक बनने का गुण, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है। जो ट्रेनिंग होता है, वो पहले दिया जा चुका है। आप पहले स्कूल में पढ़ाए हैं। आप बताइए ना, कि जब हम लोग जब टीचर ट्रेनिंग करते हैं ना, तो उसी समय हम लोग को लेसन प्लान बनाया जाता है। आप समझ सकते हैं। और उस लेसन प्लान, 70 लेसन प्लान, जो कि बहुत मेहनत, बहुत दिमाग लगाकर बनाते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते? अगर उतना ही दिमाग अगर यहाँ लगा दें, उतना ही मेहनत यहाँ पर कर दें, तो क्यों नहीं होगा? तो इसलिए आप कहीं नहीं जाएँगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। साथ में आप लाइक ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। नेक्स्ट, ओह! आज का क्लास आपका यहीं खत्म होता है। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आप कमेंट करेंगे आपको क्या चाहिए। लेकिन अगर हम साहित्यकार स्टार्ट कर चुके हैं, तो साहित्यकार को, ये साहित्यकार का पहला पार्ट था। साहित्यकार का दूसरा और तीसरा पार्ट, यानी 3 या 4 भागों में पूरा साहित्यकार खत्म करेंगे। और साहित्यकार से ध्यान देंगे, साहित्यकार से कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, 30 में से 10 से 12 क्वेश्चन के आस-पास, 15 क्वेश्चन के आस-पास आने ही वाले हैं। आप पीवाईक्यू उठा के देख लेंगे। झारखंड पात्रता परीक्षा जब 2016 में हुई थी, जब देखेंगे जाकर, उसमें साहित्य और साहित्यकार से 18 से 19 प्रश्न आए थे। तो कम से कम मान के चलिए 15 प्रश्न इस बार भी आने ही वाले हैं, जब अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे तब। और बाकी आप लोग जहाँ भी जैसे भी है, अच्छे से तैयारी कीजिए और विश्वास रखिए कि नहीं, जो तैयारी कर रहे हैं, पुख्ता तैयारी करेंगे। और पुख्ता तैयारी के साथ-साथ हम क्या करेंगे, तो पात्रता परीक्षा के पास करने के साथ-साथ हम झारखंड में जब भी वैकेंसी आएगी, हम शिक्षक बनेंगे और राज्य की सेवा करेंगे, नैनीहालों का भविष्य संवारेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बंद करो।